मेरे प्यारे फ्यूचर इंजीनियर्स, क्या हाल चाल बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के साथ पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जो भी जेई मेंस के लिए यूज़फुल हैं, वो सारे के सारे आज इस छोटे से लेक्चर में डिस्कस कर लूँगा। यदि ये लेक्चर आप लोगों ने पूरा देख लिया, तो ट्रस्ट मी बच्चों, आपके फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और साथ-साथ जो कुछ असर्शन, रीज़न या स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, वो आपके तड़ से बन जाएँगे। बस आपको ये पूरा लेक्चर देखना है। लेक्चर पूरा देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर के जाएँगे कि एंटायर पीसी डन। क्या बोलेंगे? एंटायर पीसी डन। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं वो सारे के सारे फ़ॉर्मूले। शुरू करता हूँ बच्चों मैं मोल कॉन्सेप्ट से। देखो बच्चों, बहुत ही सीधी-सी साधारण सी बात है कि 1 ग्राम एटम, जब ये 2 शब्द एक साथ जुड़े हुए हों, ग्राम भी हो और एटम भी हो, तो उसे 1 मोल माना जाता है। और 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स या एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एवोगैड्रो नंबर ऑफ किसी भी प्रकार की एंटिटी मौजूद होती है। लेकिन जब यहाँ पर ग्राम के बाद एटम लिखा हुआ है, तब यहाँ पर एटम ही आएगा। अगर यहाँ पर ग्राम के बाद मैंने मॉलिक्यूल लिखा होता, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आता। यहाँ पे मैं ग्राम आयन्स लिखता, तो इधर भी आयन्स ही आता। ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, जिसको हम ग्राम कहते हैं? मास ऑफ एनी एटम्स इन ग्राम। देखो, जब नाम में ही ग्राम लिखा हुआ है तो आंसर भी ग्राम ही आएगा। फिर मोल की बात कर लेते हैं, मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास क्या है? ग्राम एटॉमिक मास ही तो है। फिर एवरेज एटॉमिक मास, जब जब आइसोटॉप एग्जिस्टेंस करते हैं अलग अलग तरीके के, तो आप इनकी परसेंटेज अबंडेंस को और साथ में मॉलिक्यूलर मास जो उस पर्टिकुलर या एटॉमिक मास उस पर्टिकुलर आइसोटोप का होगा, उनकी मल्टीप्लिकेशन करते जाइए, उन्हें एडिशन करते जाइए, डिवाइड बाय 100 कर देना, आपका आम आ जाएगा। ये क्या है? आम है। तो आम आ गया, आपके पास गाम आ गया। ऐसे ही राम होता है। राम क्या होता है? किसी भी एटम का एक्चुअल एटॉमिक मास डिवाइड बाय उसका क्या हो जाएगा? कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 मास से डिवाइड कर देना है, उससे राम आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक है वेट डिवाइड बाय मोलर मास, दूसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। एक बार ये भी वैल्यू को जेईई मेंस में पूछा गया हुआ है कि 6 into 022 है या फिर 6 into 6.023 है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू। तीसरा तरीका है वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। अब आप सोच रहे होंगे सर 22.4 लें या 22.7 लें। देखो, फर्क नहीं पड़ने वाला, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। 22.4 के हिसाब से ही ज़्यादातर सवाल बनाए जाते हैं, तो आप बिंदास बेखौफ 22.4 का इस्तेमाल करके आंसर कर सकते हैं। ये आपका वाई या फिर आप इसको वी ग्राफ कह सकते हैं या मैप कह सकते हैं, जिसमें कन्वर्जन सिखाया जाता है कि आप मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आप इसे मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, या नंबर ऑफ मोल्स को इंटरचेंज कर सकते हैं वॉल्यूम में और साथ साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। अब बात कर लेते हैं परसेंटेज की। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज बता देगा वेट बाय वेट की। अगर आपने वेट बाय वॉल्यूम निकालना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर लेना। परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देना। मोल फ्रैक्शन निकालना बड़ा ही आसान है। जिस भी आदमी का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो, उसका ही आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स और नीचे रख देंगे सभी के नंबर ऑफ मोल्स का समेशन। फिर पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 होता है। याद रखना, पीपीएम के लिए 10 टू द पावर 6 होता है। मेरा आप लोगों से सवाल, 1 पीपीएम को आप कितने माइक्रोग्राम पर एमएल कहेंगे? माइक्रोग्राम पर एमएल कहेंगे, ये मुझे सवाल आप बताएंगे, कितने माइक्रोग्राम पर एमएल कहेंगे। फिर मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी के अंदर, केजी में वेट होना चाहिए, केजी में। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, केजी में, किस सॉरी लीटर में होनी चाहिए, लीटर में होनी चाहिए। मेरा आप लोगों से सवाल है, बताइए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है उसका नाम लिखेंगे, और मुझे ये भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि टेम्परेचर बढ़ा देने से उस प्रॉपर्टी को क्या होता है, वो बढ़ती है या घटती है। फिर बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम। देखो, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री का ही है। स्टोइकियोमेट्री के लिए डेटा अगर आप लोगों को एक या एक से जितने सारे रिएक्टेंट्स हैं आपके पास, जितने सारे रिएक्टेंट हैं, एक आध की ही इंफॉर्मेशन दे रखी है, सभी लोगों की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो वो सवाल स्टोइकियोमेट्री का होता है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ, मेरे पास ए है और बी है, तो ए और बी में से मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी की इंफॉर्मेशन दी होगी, दोनों की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होगी।
ठीक है ना। फिर मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी रिएक्टेड बाय सी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ डी रिएक्टेड डिवाइड बाय डी। ये स्टोइकियोमेट्री का एक तरीका होता है सॉल्व करने का। यदि आप लोग इसको जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने सवाल को सॉल्व करना ऐसे ही सीखा होगा। अगर ऐसे नहीं सीखा है तो आप यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं। लिमिटिंग रीजन क्या होता है? जो आदमी खुद लिमिटिंग अमाउंट में मौजूद होता है उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि नंबर ऑफ जो अमाउंट है हमने निकाला है उसके कितने आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है। जनरली नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, अमाउंट मतलब मोल्स की बात करेंगे। डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसकी भी ये रेशियो कम आएगी, छोटी रेशियो आएगी, वही हमारा लिमिटिंग रीजन होगा और प्रोडक्ट हमारा लिमिटिंग रीजन के हिसाब से ही डिसाइड होता है। कोई कैलकुलेशन उसके हिसाब से ही चलती है। फिर परसेंटेज यील्ड क्या होता है? एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, यानी कि एक्चुअल मास एक्सपेरिमेंट करने के बाद या एक्चुअल मोल्स आपके कितने मिले हैं डिवाइड बाय आपने कितने सोचा था कि कैलकुलेशन करने से कितने आ जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। परसेंटेज प्योरिटी, एक्चुअल मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सैंपल। आपने लिया एक कोई पर्टिकुलर ये तो भैया ऐसा है कि आपने फिजिक्स का टेस्ट दिया, फिजिक्स का टेस्ट दिया या केमिस्ट्री का टेस्ट दिया तो आपके आने चाहिए थे, आपके नंबर आए हैं 80, लेकिन डिवाइड कर देते हैं कि घर वालों के हिसाब से कितने आने चाहिए थे, 100 आने चाहिए थे। तो परसेंटेज निकालने के लिए कितना आंसर आ गया? सीधे सीधे 80% आ गया, 80% आ गया। तो मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि इसमें आपकी परसेंटेज करेक्शन कितनी थी? एक्चुअल कितना आया? 80 आया। डिवाइड बाय टोटल कितना था? टोटल 100 था। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, फिर से वही बात आ जाती है। तो मतलब एक्चुअल मास जो ऑब्टेन हुआ डिवाइड बाय जो टोटल मास ऑफ द सैंपल था उसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी परसेंटेज प्योरिटी भी आ जाएगी। मास परसेंटेज किसी भी एक एलिमेंट में निकालना चाहते हैं तो उसके अंदर कितनी एलिमेंट्स हैं और उसका खुद का एटॉमिक मास कितना है, डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर मास से, उस पर्टिकुलर एटम का या एलिमेंट का टोटल मास के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है वो निकाला जा सकता है। परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अब बात कर लेते हैं बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब भी कभी आप बल्ब प्रॉब्लम या बॉन्ड को क्लीव करने वाली प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर हम लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, लेकिन ये N इज इक्वल टू 1 यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक फोटोन के लिए होता है। यदि मेरे पास क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, तोड़ना है, तो उसके लिए याद रखिएगा एक ही फोटोन का इस्तेमाल करना है। तो E इज इक्वल टू एन टाइम्स एच न्यू। अगर आपके पास बहुत सारे फोटोन्स है तो एन कर लेना, या फिर हम ये भी डालते हैं न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, तो एच न्यू है, न्यू की जगह पे सी बाय लेमडा रख दिया, सी बाय लेमडा रख दिया, तो E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा इज इक्वल टू एच न्यू। अगर आप एनर्जी को ईवी में निकालना चाहते हैं तो 12400 डिवाइड बाय लेमडा एंगस्ट्रॉम के अंदर होना चाहिए, लेकिन अगर आप लेमडा को नैनोमीटर में रखना चाहते हैं तो 1240 डिवाइड बाय लेमडा इन नैनोमीटर होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भैया? अगर आपके पास एक सरफेस है मेटल की, उसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट कर दीजिए, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट होना शुरू हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि एनर्जी कितनी आपने फेंकी है, जितनी आपने एनर्जी फेंकी है कुछ एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन कहेगा कि मेरे को एटम के बस से निकलना है, तो उसको कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन कहा जाता है। बची कुछ एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की दौड़ने में काम आ जाएगी, उसे काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो यदि आपने एनर्जी एच न्यू प्रोवाइड कर दी और इलेक्ट्रॉन ने कहा मुझे कम से कम एच न्यू नॉट चाहिए, तो बाकी की एक्स्ट्रा बची हुई एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, जहां पर न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और एच न्यू इज इक्वल टू इस एच न्यू नॉट को डब्ल्यू नॉट भी लिखा जा सकता है, इसे वर्क फंक्शन कहा जाता है, वर्क फंक्शन कहा जाता है। हर एक मेटल का अपना एक खुद का वर्क फंक्शन होता है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है। बोहर एटॉमिक मॉडल से काफी सारे सवाल आते हैं। ये एक वो चीज है जो कि बोहर ने कभी भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, आपको पता होना चाहिए। बोहर ने ये चुपचाप से ये चीज चुरा ली थी और कहने लगा कि एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई होता है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है क्वांटाइज्ड होता है। लोगों ने पूछा कैसे, उसने कहा मुझे नहीं पता। आर का फॉर्मूला रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 0.5 3 to 10 एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड है, एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड है। आप चाहें तो यहाँ पे 529 भी ले सकते हैं, 0.529 हो, या फिर इसको 0.53 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा। तो एन स्क्वायर बाय जेड, लेकिन ध्यान रखिए ये यूनिट एंगस्ट्रॉन्ग है। पिकोमीटर अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग 52.9 या फिर सिर्फ 53 भी यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो बच्चों E इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होना चाहिए। देखिए ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है। और फिर उसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी इज 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 है, 10 टू द पावर 6 है।
इंटू जेड बाई एन है, जेड बाई एन है। तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। इन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। इनके ग्राफ भी आपको बनाने आने चाहिए। फिर से एक और बात बता देता हूँ कि जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होती है। तो जो टोटल एनर्जी है इवेंचुअली वो काइनेटिक एनर्जी के वो काइनेटिक एनर्जी के वो काइनेटिक एनर्जी के कैसे आती है, काइनेटिक एनर्जी के कैसे आएगी, हाफ के बराबर आ जाएगी, माइनस के बराबर आ जाएगी। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स ई टोटल, 2 टाइम्स ई टोटल। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ज़्यादा आएगी और याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव नेगेटिव आती है, नेगेटिव रिप्रेजेंट करती है कि अट्रैक्शन है। क्या है दोस्तों, अट्रैक्शन है। और काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज हैज टू बी पॉजिटिव, ऑलवेज हैज टू बी पॉजिटिव। अगर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी तो बाहर लगा हुआ नंबर टोटल एनर्जी को नेगेटिव कर देगा। टोटल एनर्जी का नेगेटिव होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कंट्रोल में है, एटम का पार्ट है। डिब्रॉय की बात करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से वेलोसिटी को सब्सटीट्यूट करना तो आप काइनेटिक एनर्जी एंड इंटू 2m लिख सकते हैं, 2m टाइम काइनेटिक एनर्जी। और या फिर इसको वोल्टेज की टर्म में लिखना चाहते हैं तो अंडर रूट ऑफ 150 डिवाइड बाय वी। वी क्या है, वोल्टेज है, वी क्या है, वोल्टेज। और ये यूनिट किस में आएगी, एंगस्ट्रॉन्ग में आ जाएगी। किस में आएगी बच्चों, एंगस्ट्रॉन्ग में आ जाएगी। फिर जो एक सर्कल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन को अगर आप घुमाएं तो वो कितनी दूरी कवर कर रहा है, कितनी दूरी कवर कर रहा है, इसको अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए n टाइम्स लैम्डा, n टाइम्स लैम्डा 2 पाई आर, 2 पाई आर उस पर्टिकुलर शेल की रेडियस, उस पर्टिकुलर शेल की रेडियस इज इक्वल्स टू n टाइम्स लैम्डा। याद रखेंगे नंबर ऑफ वेव्स कितनी होती हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर ही डिपेंड करती हैं। जितना नंबर शेल होगा उतनी ही वेव बनेगी। अगर पहली शेल है तो 1 बनेगी, दूसरी शेल है तो 2 बनेगी। ठीक है जी। फिर रिडबर्ग फॉर्मूला आता है। रिडबर्ग फॉर्मूला ने कहा था कि हम लोग वेव नंबर यानी कि 1 बाय लैम्डा को निकाल सकते हैं। रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एंड देन 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इनटू z स्क्वायर। z स्क्वायर अगर मैंने 1 रख दिया, z स्क्वायर को अगर मैंने 1 रख दिया तो ये हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला बन जाता है। ओरिजिनली रिडबर्ग इक्वेशन जो थी वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही डिस्कस की गई थी, लेकिन बाद में इसको इम्प्रोवाइज कर दिया गया था। रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है बच्चों वो होती है 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकाली जाती है, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 यानी कि डेल्टा n, आप इसे डेल्टा n कह सकते हैं। सो डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 2। यहाँ से आपकी टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आ जाएंगी। और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अगर किसी पर्टिकुलर सीरीज में निकालना चाहते हैं जैसे कि लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पी फंड हम्फ्रे, तो उसके अंदर आप सीधे सीधे n2 माइनस n1 का फॉर्मूला लगाएंगे। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था कि कोई पर्टिकुलर शेल नाम की कोई चीज नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में नहीं घूमते, इलेक्ट्रॉन तो एक वॉल्यूम के अंदर मौजूद होते हैं, स्पेसिफिक पाथ इसका नहीं होता है, ये तो वेव बना के घूमता है। तो उन्होंने कहा था इसकी पोजीशन को और इसके मोमेंटम को निकालना एक साथ साइमल्टेनियसली, वो भी प्रिसीजन से, एक्यूरेसी से इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने कहा कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन दी मोमेंटम, हमेशा वो h/4 से ज्यादा या बराबर ही आएगा, इससे कभी कम नहीं आ सकता, इससे कभी कम नहीं आ सकता। ठीक है ना। हाइजेनबर्ग ने उन्होंने कहा कि ऑर्बिट या फिर ऑर्बिटल नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वॉल्यूम की बात होती है, वॉल्यूम का जिक्र होता है। फिर बात कर लेते हैं, अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम है यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो उसके लिए एनर्जी हमेशा सिर्फ और सिर्फ एन वैल्यू से ही डिसाइड की जाती है। जैसे जैसे एन बढ़ता है यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो 1s 2s और 2p, 2s और 2p की एनर्जी बराबर आ जाएगी, 3s 3p 3d की एनर्जी बराबर आ जाएगी, 4s 4p 4d 4f की एनर्जी बराबर आ जाएगी, सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। लेकिन अगर एक आदमी है जिसके अंदर हाइड्रोजन के जैसे इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि एक से ज्यादा है यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के हिसाब से अबव प्रिंसिपल लगेगा यानी कि n प्लस एल वैल्यू जैसे जैसे ज्यादा आएगी वैसे वैसे एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर n प्लस वैल्यू सेम आ गई, n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाती है तो फिर से वही, अगर n वैल्यू ज्यादा एनर्जी भी ज्यादा। तो यहाँ देखेंगे n प्लस एल वैल्यू, n इसके लिए 1 है, l इसके लिए 0 है, तो n प्लस एल, n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 0 है, तो n प्लस एल 1s के लिए कम होता है और उसके बाद बच्चों 2s के लिए थोड़ा बड़ा ही होता है। ऑल राइट, अब देखते हैं कुछ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और साई का और साई स्क्वायर के ग्राफ देखते हैं बच्चों। सबसे पहले 1s का ग्राफ है, 1s का मतलब है कि सीधा सा ऐसे ग्राफ यहाँ से मैक्सिमम से शुरू करना, लेकिन यही बात अगर मुझे इसके आर स्क्वायर की करनी है तो ये भी मैक्सिमम से बिल्कुल सिमिलर सा चलता है, एकदम सेम सेम सा ग्राफ है।
यदि आप हमेशा उसकी रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमेशा एक बेल कर्व निकलेगा सेंटर में कहीं जा करके। ये जो आर है जो कि बोहर ने आर नोट कहा था, बोहर रेडियस कहा था, यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये रेडियस है जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे मैक्स होती है। फिर 2s की बात कर लेते हैं। 2s के लिए एक नोड मिलेगा, यहाँ पर हमेशा एक नोड होगा। यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 है, l इज इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ पर रेडियल नोड की बात करेंगे, n माइनस एल माइनस 1। जितनी बार भी जो भी नंबर यहाँ आएगा उतनी बार ये लाइन, ये कर्व, ये एक्स एक्सिस को काटेगी। कितनी बार काटा? एक ही बार काटा। तो निकाल करके देखते हैं, n माइनस एल माइनस 1 एक आ गया तो एक बार काटेगा, ऊपर 0 बार काटेगा। और हमेशा किसी भी चीज का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। जितना नीचे वाला पार्ट था नेगेटिव वो ऊपर की तरफ ले आना, ऊपर की तरफ ले आना। फिर यहाँ पर आपने एक बेल कर्व बनाई थी, 2s में आप दो बेल बनाएंगे, लेकिन पहली छोटी दूसरी बड़ी बनेगी, पहली छोटी दूसरी बड़ी बनेगी। बात समझ में आ गई होगी। ग्राफ के ऊपर संभल आते हैं। आइए थर्मोडायनेमिक की कुछ बातें करें। आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक एंड साइक्लिक प्रोसेस ये होती हैं। साइक्लिक प्रोसेस का जनरली हमारे केमिस्ट्री के अंदर कोई काम ज्यादा नहीं होता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर सेम, आइसोकोरिक यानी कि वॉल्यूम सेम, प्रेशर सेम फॉर आइसोबारिक, एंड अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो कोई भी हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं होता है। साइक्लिक प्रोसेस में जो इनिशियल और फाइनल स्टेट है वो दोनों की दोनों सेम होती हैं। ग्राफ भी आपको पहचानने आना चाहिए। अगर ये प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का कर्व है तो सीधा जाएंगे तो यहाँ पर तो प्रेशर सेम है तो आइसोकोरिक आइसोबारिक हो गया, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वॉल्यूम सेम है तो आइसोकोरिक हो गया। आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में एडियाबैटिक नीचे होती है, नीचे होती है, क्या होती है? नीचे होती है। ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा होता है, इसका स्लोप ज्यादा होता है मेरे बच्चों। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है कि अगर आप लोगों ने सिस्टम को वर्क करके दिया या उसको एनर्जी आपने दी, किसी भी तरीके हीट करके ही देंगे तो उसको पॉजिटिव फील होता है, यानी कि उसके अंदर एनर्जी बढ़ जाती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। यदि आपने सिस्टम से काम करवाया और उससे हीट ली तो उसकी एनर्जी घट जाएगी और ओवरऑल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करेंगे। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक है। फिर एंथैल्पी की बात करते हैं। एंथैल्पी की शुरुआत होती है एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी से, जहां पर हम आइडियल, रियल गैस और केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। अगर आइडियल गैस है मेरे दोस्तों तो उसके अंदर आप कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम की सिचुएशन लगा सकते हैं। ओरिजिनल फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी, इसको मैंने सेपरेट कर लिया, पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा वी। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो इसको जीरो कर दो, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसको जीरो कर दो। अकॉर्डिंगली आपके पास फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। रियल गैस है तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बदलते हैं, तो P2V2 माइनस P1V1। एक बार जेई मेंस में भी और जेई एडवांस में भी ऐसा ही सवाल आ गया था, हालांकि रियल गैस हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा एक सवाल आ गया था। यूजुअली आप लोग मल्टीप्लीकेशन करके देख लेना कि P2V2 और P1V1 की वैल्यू कहीं बराबर तो नहीं आ रही। अगर बराबर आ रही है इसका मतलब यह है कि डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो है। सर कैसे पता आपको? क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। अगर मैं दोनों तरफ डेल्टा लगा दूं, अगर मैं दोनों तरफ डेल्टा लगा दूं तो एन तो चेंज होगा नहीं, आर तो चेंज होगा नहीं, एन आर डेल्टा टी हो जाएगा। तो अगर प्रोडक्ट P2V2 और P1V1 का प्रोडक्ट सेम ही आ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो रियल गैस हो या फिर आइडियल गैस हो, कैसे भी हो वो कट जाएगा। ओवरऑल डेल्टा टी भी जीरो आ जाएगा, डेल्टा टी भी जीरो आ जाएगा। इवेंचुअली वो आइसोथर्मल का केस बन जाएगा। केमिकल रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। यहाँ पर पी इज इक्वल टू एनआरटी है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं और केमिकल रिएक्शन के दौरान हम टेम्परेचर को जनरली चेंज नहीं करते हैं। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होना चाहिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होना चाहिए, ये तो डेल्टा यू ही रहेगा, प्लस डेल्टा एन जी आर टी, प्लस डेल्टा एन जी आर टी। एन जी आर टी का मतलब क्या था? एन जी बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस, रिएक्शन, रिएक्टेंट गैसेस। हीट कैपेसिटी क्या होती है? सब्सटेंस को आपने कितनी हीट दी ताकि उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाया जा सके। डेल्टा यू क्या होता है? सी वी डेल्टा टी। अगर आप एक मोल की बात करेंगे और अगर आप एन मोल की बात करेंगे तो एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है ना? जहां पर सीवीएम क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा एच क्या होता है? सीपी डेल्टा टी, अगर आप एक मोल की बात करें। अगर आप एन मोल की बात करें तो एन सीपीएम डेल्टा टी। यहाँ पर सीपीएम क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। सो सीपीएम माइनस सीवीएम इज इक्वल टू आर होता है एक मोल के लिए, और इसे मेयर्स रिलेशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? मेयर्स रिलेशन कहा जाता है, मेयर्स रिलेशन। सीपीएम माइनस सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एन टाइम्स आर, अगर एक से ज्यादा मोल हो तो। और इसकी जो रेशो होती है उसे गामा कहा जाता है, पॉइसन रेशो कहा जाता है, एंड गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जैसे जैसे गामा की वैल्यू बढ़ती है एटॉमिसिटी घटती है। देखते हैं इस ग्राफ के अंदर मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीवीएम की वैल्यू 3r/2 होती है, इसमें एक और r जोड़ दो तो 5r/3 हो जाती है। सिमिलरली 5r/3 7r/3, 3r प्लस
और एक बार आर जोड़ देने से 4r हो जाएगा। गामा निकाल लेंगे तो 1.66, 1.4, 1.33। देखिए बच्चों ये मोनोटॉमिक है जैसे कि हीलियम, नियोन वगैरह वगैरह, और डायटोमिक है जैसे कि N2 हो गई, Cl2 हो गई, या फिर आप CO2 की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर हमेशा SO2 की बात करेंगे, अमोनिया की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे, पानी इन द गैस फॉर्म। समझे मेरी बात को दोस्तों? ठीक है सर। अब मैं आपको फॉर्मूले दे देता हूँ, वर्क डन के फॉर्मूले। यदि आप एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस करना जानते हैं तो W इज माइनस nRT ln ऑफ V2 बाय V1 होता है, या फिर आप इसको प्रेशर के सेंस में भी, क्यों? क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जहां पर V2 बाई V1 है आप उसे रिप्लेस करके P1 बाई P2 लिख सकते हैं। तो माइनस nRT लॉग ऑफ या फिर ln ऑफ P1 बाई P2 भी लिखा जा सकता है। अगर आप Q निकालना चाहते हैं, हम जानते हैं कि डेल्टा U तो जीरो ही होने वाला है, तो Q विल बी इक्वल्स टू माइनस W। तो जितना वर्क नेगेटिव है उतना ही वो पॉजिटिव हो जाएगा, उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा U तो जीरो ही होने वाला है, डेल्टा S तो जीरो ही होने वाला है, क्योंकि डेल्टा H डिपेंड्स अपॉन डेल्टा T एंड डेल्टा H ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डेल्टा T। तो जब दोनों ही जीरो हैं, जब डेल्टा T ही जीरो है, तो डेल्टा U एंड डेल्टा H तो जीरो ही होना चाहिए ना दोस्तों। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे तो भैया इरिवर्सिबल है तो इसके अंदर कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सा फॉर्मूला W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। हाँ, इनिशियल फाइनल स्टेट पर हम लोग PV इज इक्वल टू NRT यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन को लगा सकते हैं। अगर आप क्यों निकालना चाहते हैं, जैसे इसके सामने प्लस लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बाकी दोनों जीरो ही रहेंगे। वर्क डन बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब होता है कि बाहर का प्रेशर हमेशा सेम है। बाहर का प्रेशर अगर हमेशा सेम है तो आप चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है। इरिवर्सिबल के लिए W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 यानी कि माइनस NR डेल्टा T, उससे भी आंसर निकाला जा सकता है। कभी कभी सवाल के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम का डेटा ही नहीं देता है, सिर्फ सिर्फ टेम्परेचर का डेटा दे देता है, तो हाँ भाई समझ लेना कि माइनस NR डेल्टा T से भी आंसर आ जाएगा। और Q का आंसर तो है ना डेल्टा H निकाल लेंगे, डेल्टा H निकाल लेंगे यहाँ से, जो कि होता है NCP डेल्टा T। सिमिलरली डेल्टा U एंड डेल्टा H का फॉर्मूला आ गया आपके पास। सही है ना दोस्तों? आइसोकोरिक प्रोसेस में जब भैया वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रही है तो काहे बात का वर्क, किसी बात का वर्क, कोई वर्क नहीं हो रहा, कोई भी तो वर्क नहीं हो रहा। बाकी ये फॉर्मूले यहाँ भी लगते हैं, यहाँ भी लगते हैं, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ भी लगते हैं। यूजुअली बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर ये तो फॉर्मूला आइसोकोरिक के लिए या आइसोबारिक के लिए, इन दोनों में किसी एक के लिए लगना चाहिए। जी नहीं, डेल्टा यू का फॉर्मूला यूनिवर्सल है, डेल्टा एच का फॉर्मूला यूनिवर्सल है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर लेते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू एन सी वी टी टू माइनस टी वन यानी कि पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन डिवाइड बाई गामा माइनस वन। याद रखिएगा गामा माइनस वन है, वन माइनस गामा नहीं है, वन माइनस गामा नहीं है भाई। गामा बड़ी वैल्यू होती है, गामा बड़ी वैल्यू होती है, तो गामा माइनस वन होगा। और क्योंकि जब कोई गैस का एक्सचेंज, हीट का एक्सचेंज हो ही नहीं रहा, तो क्यू जीरो होगा। और ये तीन याद रखेंगे, अब ये तीन रिलेशन याद रखेंगे, तीनों नहीं याद रख सकते तो एटलीस्ट ये वाली रिलेशन तो याद रखेंगे, दैट पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखा मैंने कहा था कि डेल्टा यू एंड डेल्टा एच का फॉर्मूला तो यूनिवर्सल है। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो दुनिया जानती है कि इरिवर्सिबल में तो कोई भी लोचा नहीं है, मैं सीधे सीधे एन सी वी टी टू माइनस टी वन लगा दूंगा, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन डिवाइड बाई गामा माइनस वन कर दूंगा, और क्यू तो जीरो है फिर से एक बार। और एन सी वी डेल्टा टी वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो वर्क के बराबर हो जाएगा। दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल एन आर टी टू डिवाइड बाई पी टू माइनस एन आर टी वन डिवाइड बाई पी वन। एंड डेल्टा यू डेल्टा एच का फॉर्मूला बिल्कुल डिट्टो सेम सेम। एंट्रोपी की बात कर लेते हैं। डेल्टा एस जो गैस का होता है वो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बना करके आपको मैं दे रहा हूँ। डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन की कंडीशन क्या है, आप अपनी कंडीशंस को इसमें लगाएं और फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि log ऑफ टी टू डिवाइड बाई टी वन लिखा हुआ है, log ऑफ वी टू डिवाइड बाई वी वन लिखा हुआ है। तो जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहाँ पर CV होता है, जब प्रेशर की बात करते हैं तो CP होता है। अब ये दो फॉर्मूले तैयार हो गए। मान लो आपके पास एक प्रोसेस है जो कि आइसोथर्मल है, तो बाबू ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। और अगर आपके पास प्रोसेस आइसोकोरिक है तो ये खत्म हो जाएगा, अगर आपके पास प्रोसेस आइसोबारिक है तो ये खत्म हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स, डेल्टा एस फॉर सिस्टम मैंने बता दिया, यानी कि गैस के बारे में मैंने बता दिया। 2.303 NCVM log of T2 by T1 plus 2.303 NR log of V2 डिवाइड बाय B1। सिमिलरली NCPM और दूसरी तरफ P1 by P2। सेकेंड ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है कि अगर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो वो हमेशा इरिवर्सिबल होगी, वो होना ही चाहती है खुद से, और यूनिवर्स का डेल्टा एस हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, कभी भी लेस देन जीरो नहीं हो सकता। अब फर्क नहीं पड़ता कि डेल्टा एस सिस्टम ज्यादा है या डेल्टा एस सराउंडिंग ज्यादा है, इनमें से पॉजिटिव नेगेटिव कौन, इनमें से पॉजिटिव नेगेटिव कौन, दोनों मिल करके पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। अगर डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो आ गई,
अगर डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो आ गई तो वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, और आपको पता होना चाहिए यूनिवर्स की जो जो टोटल एंट्रोपी है, टोटल एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, इसके ऊपर सवाल जेई मेंस पूछता है कि दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहा जाता है। ये वो यूजलेस हीट है जो कि एंट्रोपी को बढ़ाने में व्यर्थ हो गई, वेस्ट हो गई। तो बची हुई हीट, टोटल हीट के कंटेंट में से बची हुई हीट, अब हम उसे यूजफुल हीट कहेंगे। एंड डेल्टा जी सिस्टम, डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। ध्यान रखेंगे यहां सिस्टम है और यहां पर यूनिवर्स है। हम जानते हैं डेल्टा एस यूनिवर्स अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव आ जाएगा, अगर डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो है तो डेल्टा जी भी जीरो आ जाएगा। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को हम डेल्टा जी से एज वेल एज डेल्टा एस यूनिवर्स दोनों से डिसाइड कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं दोस्तों। ए प्लस बी अगर सी सी डी बना करके दे रहा है, देखेंगे यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन धीरे धीरे कम होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा, और एक ऐसा समा आएगा, एक ऐसा मोमेंट आएगा जिसपे दोनों के दोनों रेट्स बराबर हो जाएंगे। अगर दोनों के दोनों रेट बराबर हो जाते हैं तो एज पर हमारा जो रेट लॉ है, तो हम के इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं कि फॉरवर्ड का के रेट कांस्टेंट डिवाइड बाय बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, और इनका रेशियो लेना होता है। ऊपर कौन आएगा? प्रोडक्ट आएगा, डिवाइड बाय रिएक्टेंट आएगा, इनकी पावर क्या आएगी? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगी। याद रखना मेरे दोस्तों, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर हमारी जितनी भी रिएक्शंस हैं सभी को एलिमेंट्री यानी कि सिंगल स्टेप माना गया है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन इज इक्वल्स टू रेट लॉ, इज इक्वल्स टू रेट लॉ, यानी कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही रिएक्शन का ऑर्डर भी होती हैं, ऑर्डर भी होती हैं। तो आप बिंदास यूज कर सकते हैं। दो जो हमारे पास टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है वो दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है केसी, दूसरे का नाम होता है केपी। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख रहे हैं, जैसे कि ये रहा कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन, तो उसे केसी कहेंगे। यदि आपको प्रेशर के टर्म्स में लिखना है तो उसे केपी कहा जाएगा। केपी है तो उसकी यूनिट एटीएम के अनुसार आएगी, और अगर केसी है तो उसकी यूनिट मोलैरिटी के अनुसार आएगी, डिपेंडिंग अपॉन ऊपर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे एडजस्ट हो रहे हैं। फिर बात कर लेते हैं कुछ फैक्टर्स की जो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए जाते हैं। अगर आपके पास इक्वेशन सीधी तरीके से लिखी हुई है तो उसका अगर के इक्विलिब्रियम केसी है, अगर मैंने रिएक्शन की अल्टी पल्टी कर दी, इसको पलट दिया, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू की पावर -1 हो जाएगी, पावर -1 हो जाएगी। यदि आपने किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, वही नंबर पावर बन जाती है, वही नंबर पावर बन जाती है। ले शैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर या वॉल्यूम इनर्ट गैस और टेम्परेचर से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा सकता है। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज किया तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट घटना चाहेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगी। अगर आपने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आना चाहेगी। अगर आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को घटाया, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए रिएक्शन को एक बार फिर से बैकवर्ड आना पड़ेगा। अगर आपने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को घटाया तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहे हो, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं बढ़ जाते हैं। इसीलिए गैस कॉम्पनसेट करने के लिए, रिएक्शन कॉम्पनसेट करने के लिए कहती है अब तुमने प्रेशर बढ़ाया है ना, देखो मैं प्रेशर घटा के दिखाती हूँ। और प्रेशर घटाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर प्रेशर घटाने हैं, गैस के नंबर ऑफ मोल्स घटा दो, उस तरफ चले जाओ जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम है। अगर आप लोगों ने प्रेशर को घटाया, रिएक्शन कहेगी अच्छा बाबू ले मैं अभी प्रेशर बढ़ा कर दिखाती हूँ, और मैं उस डायरेक्शन में चले जाऊंगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा होंगे। सिमिलरली वॉल्यूम का भी आंसर आप प्रेशर के सेंस में कर सकते हो। लाइए इनर्ट गैस की बात करते हैं। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रही हैं, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा? आपने गैस डाली, गैस डालने से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे और वो वॉल्यूम बढ़ा देगी। अगर वॉल्यूम बढ़ गई है तो रिएक्शन वेसल कहेगी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि प्रेशर घट गया है, और अगर प्रेशर घट गया है तो मुझे प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, और प्रेशर को बढ़ाने के लिए मुझे उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा है। फिर टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम को कैसे इफेक्ट करती है। अगर एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर को बढ़ाओ, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि के को बढ़ना ही होगा। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया और के घट रहा है, इसका मतलब है प्रोसेस एंडोथर्मिक थी। ये इक्वेशन को जरूर ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। log of k2 by k1 equals to delta t delta h divided by 2.303 by r into 1 by t1 minus 1 by t2। अब बात करते हैं बच्चों
इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, अगर मैंने कैटलिस्ट डाल दिया तो कैटलिस्ट कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम को जल्दी ले आऊंगा, मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड को दोनों को बराबर ही तरीके से इफेक्ट करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता हूं, दैट्स इट। अब आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आयनिक इक्विलिब्रियम के फॉर्मूलेज देने वाला हूं। पीएच कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, पता होना चाहिए आपको पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ एच, पीओएच होगा माइनस लॉगरिथम ऑफ ओएच, पीएच प्लस ओएच, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, लेकिन कब, सिर्फ सिर्फ 25 डिग्री पे। अगर आपके पास एक वीक एसिड है, अरे फर्क नहीं पड़ता वीक एसिड कैसा हो, HA हो, H2A हो, H3A हो, कैसा भी हो मेरे भाई, ये सेम फॉर्मूला यूज करना, सेम फॉर्मूला यूज करना। सर अगर आप यहाँ पर HA, H2A, H3A कह रहे हैं तो कौन सा वाला डिसोसिएशन कांस्टेंट लेंगे, पहले वाला ले लेना मुन्ना, पहले वाला ले लेना मेरे दोस्त। सिमिलरली यहाँ पर भी वीक बेस के लिए भी पीओएच विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पीकेबी माइनस लॉग ऑफ सी हो जाएगा। याद रखना ये बात कोई नहीं बताता है, मोनो हो, डाई हो या पॉलीप्रोटिक एसिड हो, कैसा भी हो। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस देखते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से जो हाइड्रोलाइसिस होती है, पता होना चाहिए कि KH एंड KB का मल्टीप्लिकेशन KW के बराबर है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एंड वीक एसिड वीक बेस, तो KHA इज इक्वल टू KW। यहाँ पर HAB सभी के सभी का मल्टीप्लिकेशन KW के बराबर होता है। यहाँ से हम लोग H निकाल सकते हैं, जो कि आएगा अंडर रूट ऑफ KW डिवाइड बाय KB इंटू सी। वीक कौन था यहाँ पे, वीक था हमारे पास एसिड, यहाँ पे कौन है, वीक है हमारे पास बेस, यहाँ पर कौन है, वीक है हमारे पास दोनों के दोनों, वीक कौन है, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि फॉर्मूले की जो पीएच निकालना होता है, पीएच का फॉर्मूला आ जाएगा H इंटू अंडर रूट ऑफ KW डिवाइड बाई KB इंटू सी। यहाँ आ जाएगा KW डिवाइड बाई KA इंटू सी, यहाँ आएगा KW डिवाइड बाई KA इंटू KB। यानी कि फर्क नहीं पड़ता, अब फर्क नहीं पड़ता, अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एसिड और बेस दोनों ही डिसाइड करेंगे कि हमारा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के बाद आंसर क्या आना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है। फिर पीएच और बफर सॉल्यूशन निकाल करके देख लेते हैं। अगर आपके पास सिंपल बफर है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है 7 प्लस हाफ ऑफ पीके माइनस हाफ ऑफ पीके। लेकिन अगर एसिडिक बफर है यानी कि वीक एसिड यूज किया था तो पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। और अगर बेसिक बफर है यानी कि बेस को इस्तेमाल करके आपने बफर को बनाया था तो पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय बेस कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, देखो अगर आपके पास एक कंपाउंड है जो कि A ऑफ X एंड B ऑफ Y जैसे रिप्रेजेंट कर रही है, तो जब ये आयंस में टूटेगा तो A कितने बनेंगे, X बनेंगे, और B कितने बनेंगे, Y बनेंगे। तो इन्हीं को ही आप इनकी कॉन्सेंट्रेशन का ध्यान रखते हुए, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने S लिखा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को Y S लिखा, तो इसकी पावर Y करनी पड़ेगी, इसकी पावर X करनी पड़ेगी, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो KSP आ जाएगा, KSP आ जाएगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नेचर ऑफ पार्टिकल के इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही होना चाहिए। वो कैसा सॉल्यूट होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ती है। लोअरिंग ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसमें हम लिखेंगे पी नॉट एफ माइनस पी ए। पी ए क्या है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आप प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ पी नॉट, ये तो पी नॉट ए ही आएगा क्योंकि रिलेटिव की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू आई टाइम्स एन बी इंटू एन ए इंटू आई टाइम्स एन बी। यहाँ पर भी आई लिखेंगे। मैं आपको चाहता हूँ कि ये वाला चीज़ आप इस्तेमाल ना करें, आप ये वाली चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल ना ही करें, इसका इस्तेमाल आप ना करें, ये वाला आप इग्नोरेशन, आप बिल्कुल इग्नोर ना करें, इस चीज़ को आप इग्नोर ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वेंट हो फैक्टर का आप ख्याल रखेगा, वेंट हो फैक्टर का आप ख्याल रखना। नेक्स्ट की बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी विल बी इक्वल्स टू आई टाइम्स केबी इनटू एम। आई क्या है, आई होता है हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर। देखो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आई टाइम्स के एफ इंटू एम, यानी कि यहाँ लिक्विड सॉल्यूशन जो था उसको अपना फर्स्ट ड्रॉप ऑफ या फर्स्ट चंक ऑफ आइस जब सेपरेट होनी थी तब जब जा करके इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, उसे कहा जाता है फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो वो के आई टाइम्स के एफ इंटू मोलैलिटी आ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। मैं आरती को देखता हूँ, आई सी आर टी, आई सी आर टी। ठीक है, सॉल्यूशन 1 और 2 को कंपेयर करें, अगर दोनों का प्रेशर सेम आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आता है तो उसे आइसोटोनिक कहेंगे। अगर एक का ज्यादा है तो उसे हाइपर और दूसरे का कम है तो उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। रॉल्स लॉ ने एक बात कही थी कि अगर आप सॉल्यूशन फेज में नंबर ऑफ मोल्स जानते हैं कि सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के कितने कितने हैं, तो हम उनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वेपर प्रेशर कितना बनेगा। हमने ये निकाला कि इंडिविजुअल वेपर प्रेशर पी ए विल बी इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू काई ऑफ ए, जो कि सॉल्यूशन के अंदर वेपर सॉल्यूशन फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन की बात चल रही है।
ये होते हैं बी की वजह से वेपर प्रेशर, बी की वजह से उसका पार्शियल वेपर प्रेशर, और दोनों को ऐड कर देने से रॉल्स लॉ ने टोटल हमें वेपर प्रेशर दे दिया। डाल्टन्स लॉ ने क्या कहा कि गैस जब ऊपर बनती है, जो गैस बनती है उसके अंदर जो वेपर प्रेशर का जो कंट्रीब्यूशन होगा कि ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया, वो होता है वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू वाई ए इंटू पी टी, वाई ए इंटू पी टी, यानी कि प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, partial pressure is directly proportional to how much of that component is actually present in the vapor phase, vapor phase में कितना present है। फिर हम यहाँ से वेपर फेज में ये निकाल लिया, वाई ए वाई बी निकाल लिया। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर होता है तो आपको पता है कि दूसरे आदमी का नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का जो वेपर प्रेशर होगा वो तो जीरो ही होता है। फिर हेनरी बाबा आए थे, हेनरी बाबा ने कहा कि गैस का जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू काई ऑफ गैस, काई ऑफ गैस, जो के एच होता है सोल्यूबिलिटी के इनवर्स होता है, सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के भी इनवर्स होती है। रॉल्स लॉ के कुछ फॉर्मूले, कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। एन हेक्सेन यहाँ पर आएगा, एन हेप्टेन यहाँ पर आएगा, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। देखो, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस बेंजीन, इथेनॉल प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, ये सभी पॉजिटिव डेविएशन के आंसर हैं, वो एग्जांपल्स हैं। यहाँ देखेंगे तो एसीटोन क्लोरोफॉर्म, और उसके बाद है बेंजीन क्लोरोफॉर्म, नाइट्रिक एसिड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एनिलीन, वाटर नाइट्रिक एसिड एंड डाइथाइल ईथर एंड क्लोरोफॉर्म, ये सब नेगेटिव के एग्जांपल हैं। बेंजीन, टोलुइन, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सभी के सभी जीरो डेविएशन के यानी कि रॉल्स लॉ के एग्जांपल हैं जो उनको फॉलो करते हैं। वेंटो फैक्टर क्या है? नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय नॉर्मल डिवाइड बाय एबनॉर्मल, यानी कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप डिसोसिएशन का सीन चेक कर रहे हैं तो आई आएगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। अगर आप कहें कि एसोसिएशन हो रहा है तो 1 प्लस 1 बाय एन माइनस 1 इंटू अल्फा, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 1 बाय एन इंटू अल्फा, ये भी सही है। ये फॉर्मूला अगर आप लोगों ने ऐसे पढ़ा हुआ तो ये भी फॉर्मूला एकदम सही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या कहती है कि भैया कैथोड और एनोड जो होती हैं वो होती हैं जहां पर रिडक्शन की जाती है कैथोड है, जहां पर ऑक्सीडेशन की जाती है वो एनोड होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पॉजिटिव रखता है कैथोड को और नेगेटिव रखता है एनोड को। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ये नेगेटिव होता है और ये अब पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है हमेशा हमेशा आपको पता होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्मेट में कैथोड माइनस एनोड किया जाता है, कैथोड माइनस एनोड किया जाता है। जेईई मेंस से सवाल ऐसे भी पूछे हुए, अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के सेंस में लिखना चाहूं तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के सेंस में लिख रहे हैं तो एनोड माइनस कैथोड होगा। अगर सेल काम कर रहा है तो उसका ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। अगर सेल काम नहीं कर रहा है इसका मतलब वो सेल अभी कभी भी अपने आप से काम नहीं करेगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की तरफ इशारा कर रही है। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एलन ऑफ क्यू, एलन ऑफ क्यू। यहाँ पर रिएक्शन कोशेंट है, क्यू क्या है? रिएक्शन कोशेंट है। अगर आपने टेम्परेचर को 298 केल्विन रख दिया और फेराडे की वैल्यू 96500 रख दी, आर की वैल्यू रख दी उन और एलन को लॉग में कन्वर्ट कर दिया तो एक नई इक्वेशन आ जाती है जिसका नाम फेराडे इक्वेशन ही है, यानी कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ क्यू। अब यहाँ पर एन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट है ड्यूरिंग दैट एंटायर प्रोसेस, उस एंटायर रिएक्शन के अंदर। अगर सेल इक्विलिब्रियम पे आ चुका है इसका मतलब जो क्यू है वो के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा और ई सेल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी। के इक्विलिब्रियम यहाँ से निकाला जा सकता है। और ई सेल जो होता है वो डेल्टा जी से कैसे रिलेट करता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई विच इज इक्वल टू माइनस एन आर माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से बच्चों काफी सारे सवाल डेल्टा जी पे, के इक्विलिब्रियम पे, ये इन सब के ऊपर सवाल बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फर्स्ट लॉ फॉर फैराडे ने क्या कहा कि हम जितना भी वेट ऑब्जर्व करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ट्रांसफर के, और चार्ज क्या होता है? आई टी, आई टाइम्स टी होता है। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है, सीधी सी इसकी बात है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो डिपॉजिट होते हैं वो बराबर होते हैं कितने आपने फेराडे चार्ज ट्रांसफर किया है, चार्ज इन फेराडे ट्रांसफर किया है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द प्रोडक्ट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू द चार्ज इन फेराडे। और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, एक ये तरीका है। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, एक ये तरीका है। एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, एक ये तरीका है। इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, एक ये तरीका है। इनमें से कोई भी एक तरीका निकालेंगे या सवाल आपको बताएगा कि आपको क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, अकॉर्डिंगली आपको वो फॉर्मूला यूज करना है और आंसर आपका आ जाएगा।
सेल की बात कर लेते हैं। जो कपा होता है वो हमेशा गीला होता है, ये देखिए जरा, कपा जो है वो गीला है, और जो आर जो होता है वो हमेशा रोता रहता है, रोते रोते गीला हो जाता है। आर इज इक्वल टू रोले, रो एल बाई ए, रोले, एंड कपा गीला है, कपा गीला है। फिर अगर आपके पास मोलार, ये मोलार होना चाहिए, मोलार मैंने नेक्स्ट पेज पे डिस्कस किया है। अब मोलार की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर मोलार सेंस में निकालना चाहते हैं तो कपा इंटू 1000 डिवाइड बाय, हाँ देखो यहाँ पर मोलर भी दिया हुआ है मैंने, ये मोलर कंडक्टेंस है, कपा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपके पास यूनिट सेंटीमीटर में है, तो अगर ये मीटर में है तो 1000 नीचे आएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना चाहते हैं तो कपा इंटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। अगर वो मीटर में दी हुई है यूनिट तो 1000 नीचे आएगा, ध्यान रखिएगा 1000 नीचे आएगा, ठीक है। अच्छा, मोलर कंडक्टेंस का देख लेते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ कैसे कैसे इसका बिहेवियर होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा इज इक्वल टू 1 है, तो डाइल्यूशन कर देने से कोई खास अल्फा में चेंज तो आने वाला है नहीं, खास तो क्या बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। अल्फा बढ़ करके 2 5 तो 10 तो नहीं हो जाएगा, अल्फा तो 1 ही रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं दो आयंस के बीच में, ताकि उनका कंडक्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाए। तो ये इक्वल, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आयंस के बीच में सेपरेशन या गैप ज्यादा हो जाने से कंडक्टेंस बढ़ा है। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर बहुत ज्यादा पानी दिखा दिया जाए तो सबसे पहली चीज क्या होगी, उसका अल्फा ही इंक्रीज कर जाएगा। अल्फा इंक्रीज करते करते नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे और कंडक्टेंस एकदम से शूट हो जाएगी, और फाइनली जब आपने पानी की मात्रा इतनी ज्यादा डाल दी तो आयंस के बीच में सेपरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और कंडक्टेंस आसान हो जाता है। तो लेमडा एम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट ऑफ सी होता है, और एक आता है डिबाय हकल उनसागर इक्वेशन, जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन प्लॉट की जाती है। ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रॉन्ग के लिए है और ये इक्वेशन वीक के लिए है। कोलराउश लॉ क्या कहता है, अगर आप मोलर कंडक्टेंस निकालना चाहते हैं तो कितने कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसका, फिर वाई मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसका लिमिटिंग कंडक्टेंस, ऐसे सम कर देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो कभी भी स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन या फिर जो आप बोले मोलर रेशियो, उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसी क्या चीज होती है भैया, अगर एक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट को धीरे 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 आपने डाइल्यूट करते करते आपने उसे पूरा का पूरा डिसोसिएट कर दिया, तो आपके पास एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर उसकी मोलर कंडक्टेंस होगी और एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी होगी। तो दोनों का रेशियो लीजिए, अल्फा लेस देन 1 आएगा। हम जानते हैं कि एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, या किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। तो यहां से अल्फा आप जान चुके हैं, इसके अंदर रख देना, आपका के भी आ जाएगा या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आ जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं मेरे दोस्तों, अगर आपके पास एक रिएक्शन है ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी फॉर्म सी ऑफ सी एंड डी ऑफ डी, तो इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए आपके पास यहाँ स्मॉल डी होना चाहिए। अगर आप एवरेज रेट निकालना चाहते हैं तो यहीं पर आप डेल्टा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे मेरे बच्चों, डेल्टा यूज करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन पर डिपेंड करता है, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के डिवाइड कर देना उसी के स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन से, और आपका आंसर आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के सेंस में। अगर आप रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस निकालना चाहते हैं, उसके अंदर कभी भी कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन का लेन देन नहीं होता है। रेल लॉ ने क्या कहा था, जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पावर स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन, अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर एलिमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, तो फिर हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा, m प्लस n आएगा। अब देखते हैं कुछ काइनेटिक्स, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, डिफरेंशियल रेट लॉ देखते हैं। जीरो के लिए हमेशा रेट कांस्टेंट होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो k टाइम्स a की पावर 1 पे डिपेंड करेगा, सेकंड ऑर्डर के लिए k इंटू a की पावर 2 पे डिपेंड करेगा, nth के लिए a की पावर n पे डिपेंड करेगा। इंटीग्रेटेड रेट लॉ कहता है कि a नॉट माइनस a इज इक्वल टू kt, जबकि फर्स्ट लॉ कहता है kt इक्वल टू ln ऑफ a नॉट डिवाइड बाय a। और सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ बहुत ज्यादा हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। यानी कि जनरल फॉर्मूला भी अगर मुझे पता हो, अगर मुझे जनरल फॉर्मूला भी पता हो तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ये दोनों फॉर्मूले मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूँ, अगर आपके पास समय है तो आप जरूर ने देखिएगा। हाफ लाइफ टी हाफ जो होती है ए नॉट डिवाइड बाई 2k होती है, यानी कि जो इसके अंदर टी हाफ आएगी वो ln ऑफ 2 डिवाइड बाई k आएगी। यानी कि ये जो हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कतई इंडिपेंडेंट हो गई। यानी कि आप चाहे 5 ग्राम लेंगे या 50 ग्राम लेंगे या 1 लाख ग्राम लेंगे या जितने मर्जी ले लो भाई, टाइम आधा होने में, यानी कि आधा माल खत्म होने में सेम समय लगेगा। 1 ग्राम का 0.5 होने में जितना समय लग रहा है, 50 का 25 होने में भी उतना ही समय लगेगा। कमाल की रिएक्शन है। और जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है वो इनवर्स होती है, जितना ज्यादा मान लोगे उतना कम उतना समय कम लगेगा उसको हाफ होने में, क्योंकि 1 बाय a नॉट टाइम्स k है।
और यदि मैं इसी का ही आपको nth का एक फॉर्मूला दे दूं तो फॉर्मूले में आप चीज़ों को n को 1, 0 या 2 रख करके आंसर निकाल सकते हैं। 3/4 रेशन यानी कि 75% जो कंप्लीट होती है तो उसका फॉर्मूला क्या निकल करके आता है, वो 1.5 टाइम्स टी हाफ होता है, 1.5 टाइम्स टी हाफ होता है। और टी 3/4 2 टाइम्स टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और 3/3 टाइम्स होता है टी हाफ के लिए। और याद रखिए अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं, एक जनरल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, तो 3/4 शुड बी इक्वल्स टू 2 टू द पावर n-1 + 1 इनटू टी ऑफ हाफ। कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं मेरे बच्चों। ग्राफ जीरो ऑर्डर का आपने जैसे ही जाना कि ये तो रेट कांस्टेंट है भाई, रेट तो कांस्टेंट है। और अगर ए नॉट और टी की बात करें, ए वर्सेस टी की बात करेंगे, तो धीरे 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 कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। अगर लॉग ए लगाएंगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन कुछ इस प्रकार से आएगा। अगर 1/a वर्सेस टी किया तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम जानते हैं कि सीधे सीधे ये स्ट्रेट लाइन आएगा, एंड देन एक डीके की जैसा कर्व आएगा, डीके आएगा, और लोगरिथम लगा दिया तो माइनस की तरफ यानी कि स्लोप नेगेटिव आएगा, और 1/a किया तो ऊपर की तरफ ग्राफ जाता है। सेकेंड ऑर्डर हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। ये आपको एक ग्रोथ की जैसा फेज नजर आ रहा होगा, ग्रोथ जैसा है, ये डीके के जैसा है। ये नीचे की तरफ जाके कट करेगा, नीचे की तरफ जाकर के कट करेगा सेकंड ऑर्डर के लिए। बाकी सेकंड ऑर्डर वाला ये ग्राफ और ये वाला ग्राफ बहुत ज्यादा हमारे काम का नहीं है। फिर भी अगर आपके पास समय है और आप चाहते हैं कि मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, तो प्लीज इन्हें जरूर देखिएगा। आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहती है कि भैया अगर हमने टेम्परेचर को चेंज किया या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को चेंज किया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया, तो कोलिजन बहुत ज़्यादा अच्छे से होने लगते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ये सारी बातों को कंसीडर करते हुए एक इक्वेशन आ गई कि दैट k इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, यानी कि टेम्परेचर चेंज करने से रेट कॉन्स्टेंट वो ही चेंज हो जाएगा। अगर रेट कांस्टेंट चेंज हो गया तो रेट भी चेंज हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन बन के आती है ln ऑफ k इज इक्वल्स टू ln ऑफ a माइनस ई ए बाई आर टी। अगर आप ln को log में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा log ऑफ k इक्वल्स टू log ऑफ a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। देखो ये वाला जो फॉर्मूला है e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इसे कहा जाता है फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इन विच, जिनमें पार्टिकल्स की एनर्जी ई ए से ज्यादा है, ई ए से ज्यादा एनर्जी है। समझ गए मेरी बात को सब लोग? अच्छा जी, ए क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ए क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल से पहले लिखा हुआ है और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी फैक्टर को इंक्लूड किया गया है। ए और ई ए को जनरली टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट माना गया, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट माना गया है। अगर मैं दो टेम्परेचर पर आपको दो डिफरेंट के वैल्यू दे दूं तो उनको प्लॉट करेंगे तो कैसा दिखेगा? log ऑफ के वर्सेस 1/t। देखो ln ऑफ के वर्सेस 1/t, तो यहां से जो स्लोप आएगा माइनस ई ए बाय आर आएगा। यदि मेरे पास ये log होता तो, अगर ये log के होता तो इसका स्लोप माइनस ई ए बाय 2.303 आर होता। जनरली टेम्परेचर को अगर 10 डिग्री से बढ़ा दिया जाए तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो करीबन करीबन 2 से 3 के बीच में आता है, 2 से 3 के बीच में आता है। इसे टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है ना? अगर आपके पास दो डिफरेंट टेम्परेचर पर दो डिफरेंट के वैल्यूज हैं तो उसको इंक्लूड किया गया इस फॉर्मूले के अंदर, और फिर इसे आप लॉगरिथम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलर सा ग्राफ है, सिमिलर सा फॉर्मूला जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था। अब देखो बच्चों, वैसे लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैं ये चीज एडिशनल आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। ये टोटली आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। आप इसे पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, आपकी मर्जी है। आप इसे पढ़ना चाहते हैं या आप इसे छोड़ना चाहते हैं, यहां पर भी मैंने आपको लिस्ट दे दी, ये आपकी मर्जी है। आप इसे पढ़ना चाहते हैं या फिर आप इसे स्किप करना चाहते हैं। तो मैंने बच्चों जितनी कोशिश हो सकती थी सारे के सारे फॉर्मूले को शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से, सारे फिजिकल केमिस्ट्री के एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले आपको दे दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत फायदा होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।